वेलकम बैक। फिर से मैं आपके सामने केमिस्ट्री के दूसरे चैप्टर का वीडियो लेके आ चुका हूँ। बहुत शानदार चैप्टर है। यहाँ पे आपको सीखने को मिलेगा केमिस्ट्री की रियल भाषा के साथ साथ उसको अपनी भाषा में कैसे समझें। ये आज की लेक्चर देखने के बाद आपको समझ आएगा कि क्यों केमिस्ट्री की भाषा हमें डिफिकल्ट लगती है और उसे रियल भाषा के साथ अगर कनेक्ट करेंगे तो कैसा लगेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बोलूं कि अगर अगर मैं कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट कराऊं सो इट विल गिव कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड लॉट ऑफ हीट। दिस इज अ केमिकल लैंग्वेज। बट जब मैं कहूं कि चूने को पानी में डालने से बहुत तेजी से धधकता है और बहुत अधिक मात्रा में उष्मा मिलता है और जो उसके बाद जो चूना मिलता है उसे बुझा हुआ चूना कहते हैं। कितनी आसान भाषा है। तो इसी तरीके से मैं केमिस्ट्री के हर एक इक्वेशन को इसी तरीके से समझाऊंगा। बने रहिए इस लेक्चर। यहाँ पे हम लोग आज केमिकल रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं और केमिकल इक्वेशन पढ़ने वाले हैं। ये पूरे चैप्टर को मैं दो पार्ट में लाऊंगा। आज पहला पार्ट है तो बिना देरी किए हुए स्टार्ट करता हूँ इस चैप्टर को। फटाफट दोस्तों के साथ शेयर कर। इस चैप्टर को समझाने से पहले मैं केमिकल रिएक्शंस क्या है इसकी डेफिनेशन पे जाने से पहले मैं कुछ एग्जांपल बताना चाहता हूँ कि केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है। राइट। जैसे एग्जांपल के लिए अगर आप दूध को उसके अंदर डाल दो क्या, विनेगर डाल दिया यानी कोई खट्टा चीज डाल दिया तो क्या होगा। आप देखते होंगे कि कुछ घंटों के बाद ये दूध अब कर्ड यानी क्या में कन्वर्ट हो गया, दही में कन्वर्ट हो बदल गया दही में। तो केमिस्ट्री की भाषा में इसको क्या कहते हैं कि जब वाटर में सॉरी जब मैंने मिल्क को थोड़ी हीट दिया और उसके बाद उसमें विनेगर मिला दिया, एसिटिक एसिड मिला दिया, तो after reaction it will convert into curd and this is the chemical reaction, right। तो ऐसे जो भी चीजें आप देखते होंगे उसे हम लोग जिसमें क्या होता है एक चीज डालने के बाद दूसरा कुछ मिलता है। जैसे आपने आपने पेपर लिया, पेपर को क्या दिया, थोड़ा सा हीट दिया यानी एक टेम्परेचर दिया जिससे पेपर बर्न करना शुरू कर दिया, जलना शुरू कर दिया। जलने के बाद वी गॉट अ एक्स यानी राख मिलता है। सो अब ध्यान से देख रहे होंगे कि ये जो पेपर था अब क्या में कन्वर्ट हो गया, राख में कन्वर्ट हो गया। तो ये भी एक क्या है, केमिकल रिएक्शन है। ये तो हुआ साधारण जो हम लोग सोचते हैं। अब हम लोग अपनी बुक के अंदर जो रिएक्शंस होते हैं उनको एक दो रिएक्शंस को देखते हैं। जैसा आपको पिक्चर में दिख रहा होगा कि एक आपके पास बर्नर है और है ना, और एक टोंग है, टोंग समझते हो जिसको सड़सी कहते हैं जिससे पकड़ा जाता है किसी चीज को। और एक लिया हमने क्या, एल्युमिनियम का रिबन, सॉरी मैग्नीशियम का रिबन। मैग्नीशियम क्या होता है आपको मैंने बताया था पीरियोडिक टेबल में, एक क्या होता है, एलिमेंट होता है, एक मेटल ही। तो जब आप मैग्नीशियम के रिबन को देखो, रिबन का मतलब एक पतली सी स्ट्रिप होती है ना। हाँ। अब क्या किया जाता है, इसको ठीक से साफ किया जाता है। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम एक रिएक्टिव एलिमेंट है। तो ये क्या करता है, रिएक्शन करते रहता है हमेशा। तो रिएक्शन करने की वजह से थोड़ा सा क्या हो सकता है कि वो जलने में दिक्कत हो, है ना। जैसे मान लो लकड़ी में पानी हो जाए क्या होता है, तेज जलता है। तो उसी तरीके से मैग्नीशियम मेटल है तो क्या करता है, कुछ कुछ से रिएक्शन कर लेता है। इसलिए मैग्नीशियम को सबसे पहले क्या करो, ठीक से साफ करो। साफ करने के बाद क्या करो, एक बर्नर ले लो। बर्नर को जब आग जलाओ और टोंग की मदद से मैग्नीशियम का जो रिबन था उसको उस आग के सामने ला। लाने के बाद आप क्या देखोगे, हाँ, आपको उसके बाद आपको क्या दिखेगा कि जो मैग्नीशियम का जो रिबन था वो क्या होना शुरू हो गया, जलना शुरू हो गया। और जलने के बाद मैग्नीशियम का जो रिबन था वो ऐश के जैसा दिखने लगा, यानी राख के जैसा दिखने लगा। तो उसे हमने एक प्लेट के अंदर, जनरली केमिस्ट्री के भाषा में उसको हम लोग क्या नाम जानते हैं, वॉच ग्लास के। तो वॉच ग्लास में मैंने उस जले हुए मैग्नीशियम के रिबन को रखा। अब यहाँ पे क्या है कि मैग्नी इसको केमिकली कैसे बोलते हैं कि मैग्नीशियम जो है उसको मैंने क्या किया, हीट दिया। तो ये जो है वो क्या में कन्वर्ट हो गया, मैग्नीशियम एस में। और मैग्नीशियम एस को केमिकली हम लोग एक नाम जानते हैं और कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो ये क्या हो गया, केमिकल रिएक्शन है।
दूसरी एक और बहुत मजेदार रिएक्शंस है जो आपको ध्यान में रखना है। उसमें क्या होता है कि आपने एक कॉनिकल फ्लास्क लिया, कॉनिकल फ्लास्क में क्या किया कि आपने एक ग्लास ट्यूब लिया और ग्लास ट्यूब को कॉर्क की मदद से क्या किया, उस कॉनिकल फ्लास्क में फंसा दिया। ग्लास ट्यूब इसलिए लिया क्योंकि उससे हम लोग क्या करते हैं, किसी जो अंदर में रिएक्शन से कुछ निकलेगा उसे कलेक्ट करने के लिए ऐसा करते हैं। हमने क्या किया था, ये जो कॉनिकल फ्लास्क लिया था, इस कॉनिकल फ्लास्क में हम लोग ने क्या किया कि जिंक के कुछ दानेदार टुकड़े डाले जिसे हम लोग जिंक ग्रेन्यूल कहते हैं। जिंक क्या होता है, एक एलिमेंट होता है, एक मेटल है। तो जिंक को आप छोटे छोटे टुकड़े को क्या किया, हमने उसमें डाला और बाद में जो हमने क्या किया, ग्लास ट्यूब की मदद से उसमें कुछ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या डाइल्यूट जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को उसमें डाला। डालने के बाद आपने क्या देखा, ये जब करोगे, वैसे ये सब चीज को आप टीचर के मौजूदगी में करना है क्योंकि इससे बहुत हार्मफुल गैसेस भी निकलते हैं और अचानक से आग भी निकलता है। तो जो रिएक्शंस होते हैं वो आसानी से इसको मत करना, बिना इसके बारे में जाने हुए मत करना, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो इसने क्या देखा, आप जब इनको मिलाया गया तो एक गैस बाहर निकलना शुरू किया। अब बोलोगे सर वो गैस कौन सा गैस है, पता कैसे चला? तो उसके लिए बहुत तरीका है पता करने का कि कौन सा गैस है, लेकिन जो गैस निकला आफ्टर रिएक्शन उसे हमने क्या नाम दिया, या उस गैस को क्या, कौन सा गैस था, वो हाइड्रोजन गैस। ठीक है। अच्छा, कभी कभी पूछा जाता है कि जब मैग्नीशियम जल रहा था तो जलते समय वो कैसा लाइट दिख रहा था, तो व्हाइट डैजलिंग लाइट जैसा आपको वो जलता हुआ दिख रहा था, बहुत डैजलिंग उसकी व्यू दिख रही थी। ठीक है। यानी ये बात आपको समझ में आया कि हाइड्रोजन गैस जो है हम कैसे बनाते हैं। तो आपको अगर पूछा जाए कि हाउ कैन वी फाइंड हाइड्रोजन गैस, तो आप बोलोगे कि हमने एक जिंक ग्रेन्यूल लेना है और जिंक ग्रेन्यूल में हम लोग को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या H2SO4 या उसमें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl को मिलाते हैं। तो मिलाने के बाद वहां से एक गैस इवोल्यूशन होता है और उस गैस को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन गैस कहते हैं। तो ऐसे आपको लिखाना पड़ेगा। क्लियर है? अब हम लोग आते हैं कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है, अब डिफाइन करते हैं। तो केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंसेस चेंज इनटू न्यू सब्सटेंसेस। जब एक से ज्यादा सब्सटेंसेस जो हैं वो मिलने के बाद एक नया सब्सटेंसेस बनता है, वो एक भी बन सकता है, एक से ज्यादा सब्सटेंस भी बन सकता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं केमिकल रिएक्शन। जैसे मैंने अभी जितने भी एग्जांपल दिए तो आपने क्या देखा होगा कि हम लोग किसी भी चीज को उसके अंदर रख रहे थे और रखने के बाद वो क्या कर रहा था, रिएक्ट कर रहा था और नया सब्सटेंस बना रहा था। अब जिस सब्सटेंस को आप रखते हो, राइट, जिस सब्सटेंस को आप रखते हो उसी को हम लोग, जैसे क्या था एग्जांपल के लिए यहाँ पे देखो, हमने कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल लिया, जैसे CO2 एक मॉलिक्यूल हुआ, वैसे वैसे 6 लिया हमने और उसमें पानी के 12 मॉलिक्यूल को जब लिया, मैंने क्या कहा, कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल को और पानी के 12 मॉलिक्यूल को हमने मिलाया और हमने प्लांट में जो लीफ होता है उसमें क्लोरोफिल होता है और उसको ये चीज दिया और उसने सन से सनलाइट को लिया और लेने के बाद क्या हुआ, उन सब के मिलने से बन गया क्या, ग्लूकोज। ग्लूकोज मतलब C6H12O6 ये बना। इसके अलावा ऑक्सीजन और पानी के कुछ 6 मॉलिक्यूल को देखने को मिले। ये रिएक्शन देख के आपको पता क्या है, ये पूरा जो चीज लिखा हुआ है इसी को तो फोटोसिंथेसिस कहते हैं। याद करो कि जब हम लोग, जब प्लांट में जो क्लोरोफिल होता है उसको कार्बन डाइऑक्साइड और पानी मिलता है और इस इन दोनों के प्रेजेंस में उसे सनलाइट जब मिलता है, जब ये रिएक्ट करता है तो पौधे खाना बनाते हैं और जो खाना बनता है उसको कहा जाता है ग्लूकोज। और इस खाना बनाने के साथ साथ पौधे हमको क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं और वाटर भी मिलता है जो वेपर फॉर्म में हमें मिलता है। तो देखो कितना ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन था ये। ठीक है। तो अगर कभी फोटोसिंथेसिस अगर पूछे क्या है फोटोसिंथेसिस, तो अगर आप किसी को बता दो कि 6CO2 प्लस 12H2O है ना, रिएक्ट इन क्लोरोफिल इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, देन वी गॉट ग्लूकोज, वाटर एंड ऑक्सीजन एंड दिस इज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। कितना आसान बात था ना। तो देखो फोटोसिंथेसिस आपने बायो में पढ़ा था, आज देखो केमिस्ट्री में उसे हम लोग इक्वेशन के फॉर्म में कैसे।
ठीक है। तो केमिस्ट्री में क्या होता है कि जो जनरल इक्वेशंस होते हैं, जो जनरल ऑब्जर्वेशन होता है, उनको हम लोग एक इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं। अब इनमें कुछ रूल रेगुलेशन होता है, ऐसा नहीं कि किसी भी चीज को लिखा जा सके। जनरली केमिकल प्रोसेस में से जो होता है, फिजिकल प्रोसेस नहीं, नहीं कि बर्फ को हीट दे दी तो पानी बन गया तो ये भी केमिकल रिएक्शन हो गया, नहीं ऐसा नहीं कह सकते। क्लियर है बात? चलो ठीक है। अब हम लोग आते हैं कि जो केमिकल रिएक्शंस होता है उनकी क्या विशेषताएं होती है, उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर हम जब केमिकल रिएक्शन होता है, यानी जब दो चीज को मिलाया जाता है, तो जब दो चीज को मिलाते हैं तो क्या होता है, तो बोलोगे मिलाने से कुछ कुछ चीज बनता है और कुछ गैस बनता है, कुछ कलर में बदलाव दिखता होगा, है ना, कुछ कभी कभी बहुत हीट मिल जाता होगा, कभी कुछ सॉलिड चीज मिलता होगा, है ना, कभी वो गैस में कन्वर्ट हो जाता होगा। ये सब कुछ आपको दिखेगा। ये सब ऑब्जर्वेशन कब होगा, जब आप अलग अलग प्रकार का रिएक्शन कराएंगे। तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें ये होती है कि जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो एक चांसेस हो सकता है कि उसमें रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बनते हैं, और अच्छा इसमें दो चीज होती है जब रिएक्शन करते हो ना, तो जिन चीजों को हम लोग यूज करते हैं रिएक्शन करवाने के लिए उसे हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट, और रिएक्शन करने के बाद जो बनता है उसे बोलते हैं प्रोडक्ट। जैसे दही बनाने के लिए आपने दूध को और सिरका को लिया, तो दूध और सिरका हो गया रिएक्टेंट, लेकिन बन गया दही, अब दही हो गया हमारा प्रोडक्ट। तो कभी कभी एक से ज्यादा रिएक्टेंट होंगे और एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, कभी कभी एक ही रिएक्टेंट होगा लेकिन ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा। ये डिपेंड करता है, जैसे पता चला क्लास में सारे बच्चे होते हैं, ध्यान समझना, क्लास में इतने बच्चे हैं, एक ही टीचर पढ़ाता है, एक बच्चे के 90% नंबर आते हैं, एक बच्चे के 9% नंबर आते हैं। तो क्यों? क्योंकि रिएक्शन की गति क्या है, अलग अलग होती है। ये भी तो समझना है, हमारा जिंदगी केमिस्ट्री फिजिक्स और बायो से बाहर है ही नहीं, साइंस से बाहर है ही नहीं। जो चीजें हम अपने आसपास देखते हैं वो उसी से तो इंस्पायर होके हमारा जो है सब्जेक्ट जो लैंग्वेज के फॉर्म में या फिर साइंस कंसेप्ट के फॉर्म में पढ़ रहे हैं वही तो है। बट क्या है कि इसे देखने के लिए आपके पास बहुत सारे पैटर्न होने चाहिए और एक बैलेंस माइंडसेट होना चाहिए। तो क्या होता है, पहली प्रॉपर्टी चेंज इन स्टेट, यानी आफ्टर केमिकल रिएक्शन देयर इज मे बी चेंज इन इट स्टेट्स। मतलब यानी अगर आपने सॉलिड चीजों को लिया है तो हो सके आफ्टर रिएक्शन ये गैस बन जाए, या आपने अगर लिक्विड चीजों को लिया है तो आफ्टर रिएक्शन ये क्या बन जाए, सॉलिड बन जाए। तो ऐसे कुछ एग्जांपल आप बोलो तो मैं दे सकता हूं, जैसे एग्जांपल के लिए कुछ मैं एग्जांपल अगर बोलो तो दे सकता हूं। जैसे पानी आपने सब लोगों ने देखा होगा, देखा है पानी को, बोलो बिल्कुल सर पानी को देखा। तो अगर पानी जो है ना, अगर पानी जो है, पानी को क्या बोलते हैं, तो बोलोगे सर H2O। पानी बनता कैसे है, ये पानी बनता कैसे है, तो बोलोगे जाता है कि हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल ले लो और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल ले लो, और जब इसको इलेक्ट्रिसिटी से इसको पास कराओगे, यानी इसको इलेक्ट्रिसिटी दोगे ना, यानी पानी और ऑक्सीजन को मिला दो और उसमें इलेक्ट्रिसिटी डालो, तो आफ्टर दैट क्या देख सॉरी हाइड्रोजन ऑक्सीजन में इलेक्ट्रिसिटी से जब इसको पास कराओगे तो ये आपको क्या मिल जाने वाला है, वाटर मिल जाने वाला। अब देखो आपने रिएक्टेंट के तौर पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लिया, और हाइड्रोजन भी क्या होता है, गैस होता है, ऑक्सीजन भी गैस होता है, लेकिन जो प्रोडक्ट बना है वो पानी बन गया, लिक्विड बन गया। तो क्या हुआ कि रिएक्टेंट का स्टेट बदल गया। इसके साथ साथ आप और भी ले सकते हैं, जैसे कार्बन है, क्या है, कार्बन है और ऑक्सीजन है, इन दोनों को अगर रिएक्ट कराओगे तो क्या बनेगा। आपको पता है कि कार्बन जो है वो सॉलिड होता है और ऑक्सीजन जो है वो गैस होता है, लेकिन जब मिल जाएगा ये तो CO2 और ये बन जाता है गैस, यानी सॉलिड और गैस मिलके गैस। यहां देख रहे हो ना, स्टेट में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, यानी उसकी अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। इसके अलावा अमोनिया, अमोनिया को जब HCl से रिएक्शन कराओगे, अमोनिया, अमोनिया किसको बोलते हैं, याद है सबको फॉर्मूला अमोनिया का, NH3। अमोनिया को जब आप क्या करोगे, HCl से रिएक्शन कराओगे तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनता है, अमोनियम क्लोराइड यानी NH4Cl बनता है, NH4Cl बनता है। देखो ये जो होता है ये होता है गैस फॉर्मेट में, ये जो होता है ये होता है लिक्विड फॉर्मेट में, और ये जो बनेगा ये होता है सॉलिड फॉर्मेट। तो देख रहे हो कि कैसे जो रिएक्टेंट जो होता है अपना स्टेट को बदलता है।
अब ये रिएक्शंस कैसे होते हैं इसको मैं आगे बताऊंगा। अभी अभी सिर्फ मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि हम लोग जब एक से ज्यादा रिएक्टेंट को लेते हैं तो अब वो या तो सॉलिड में होगा या लिक्विड में होगा या गैस में होगा। आफ्टर रिएक्शन वो सॉलिड, जरूरी नहीं है कि आपने सॉलिड में लिया है तो वो सॉलिड ही होगा, वो लिक्विड भी हो सकता है, वो गैस भी हो सकता है, वो सॉलिड भी हो सकता है, वो लिक्विड भी, मतलब कुछ भी हो सकता है। यानी उसके केमिकल रिएक्शन जब होगा तो उसकी स्टेट में चेंजेस होगा आफ्टर रिएक्शन। दूसरा इंपॉर्टेंट इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है चेंज इन कलर। कलर में बदलाव होगा। कलर में बदलाव मतलब कि अगर आपने किसी सब्सटेंस को लिया, अभी मान लो व्हाइट कलर का है, तो आफ्टर रिएक्शन ब्लू कलर का हो जाए, समझ रहे हो कि नहीं, या फिर आगे रिएक्शन के बाद और कलर का हो जाए। एग्जांपल के लिए जैसे मैंने कहा कि कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट कैसे बोलते हैं, जब कॉपर जो है ना उसको सल्फेट से रिएक्शन करा दोगे सल्फेट आयन के साथ तो कॉपर सल्फेट बन जाता है, और वो होता है जनरली ब्लू कलर का। और जब उसको आयरन के साथ रिएक्शन करवाओ, आयरन का मतलब कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है उसको आयरन में डाल दो, लोहे में डाल दो। जब लोहे में डालोगे तो वो क्या बन जाता है, आयरन सल्फेट बन जाता है। और आयरन सल्फेट जो है वो ग्रीन कलर का होता है और कॉपर अलग हो जाता है, और ये कॉपर जो है वो ब्राउन कलर का होता है। अब ध्यान से देखो, जब कॉपर जो था सल्फेट के साथ मिला हुआ था तो वो ब्लू कलर का था, लेकिन जब कॉपर सल्फेट से अलग हो गया तो अब कॉपर ब्राउन कलर का हो गया। यानी रिएक्शन के बाद आपको क्या दिख रहा होगा कि उसके कलर में भी चेंजेस होता है। तीसरा उसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होती है इवोल्यूशन ऑफ गैसेस। क्या होता है, इवोल्यूशन ऑफ गैसेस। गैस का इवोल्यूशन होना आफ्टर रिएक्शन, जैसे मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में ही बताया था एग्जांपल में कि रिएक्शन के बाद गैस मिलता है, अभी बताया था ना। अभी याद करो पिछले रिएक्शंस में ध्यान से देखो तो ये वाला, सॉरी इससे पहले जो रिएक्शंस मैंने बताए थे ये, हाँ ये वाला है ना, इसमें कि जब हम लोग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को जिंक ग्रेन्यूल के साथ रिएक्शन करते थे तो हमें क्या मिला था, हमें हाइड्रोजन गैस मिला था। यानी रिएक्शन के बाद आपको हाइड्रोजन गैस भी मिलता है। यानी जिंक को आपने क्या किया, H2SO4 के साथ रिएक्शन कराया, है ना, इसमें क्या है ये लिक्विड डाइल्यूट में लेना है तो आपको क्या मिलता है, जिंक सल्फेट ZnSO4, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस अलग से मिल जाता है। समझ आ रहा है बात कि नहीं, जी बिल्कुल आ रहा है। तो ये वाला बात आपको क्या करना था, समझ के रखना था कि आफ्टर रिएक्शन जो है वो गैस भी बन सकता है। इसके अलावा चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में भी चेंज होगा। यानी अगर रिएक्टेंट अगर मान लो 10 डिग्री टेम्परेचर अगर में था तो जो प्रोडक्ट बनेगा यानी रिएक्शन के बाद जो चीजें बनेंगी उनका टेम्परेचर बदला हुआ आपको नजर आ सकता है। एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूं, जैसे अभी एग्जाम्पल दिया था कि NH3 प्लस HCl जो था वो NH4Cl बन रहा था, तो NH4Cl के साथ साथ यहां से हमें क्या मिल रहा था, ये रिएक्शन तब हो रहा था जब ये हाई टेम्परेचर पे था। यानी इधर टेम्परेचर बहुत हाई होगा और ये टेम्परेचर लो होगा, ये हाई टेम्परेचर पे रिएक्शंस होते हैं, ये बात आपको एकदम माइंड में रखना। इसके अलावा जो पांचवी प्रॉपर्टी है ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, क्यों, क्योंकि इसमें प्रेसिपिटेट बनता है। अब प्रेसिपिटेट होता क्या है, प्रेसिपिटेट कहते हैं उसको कि जब रिएक्शन के बाद सब चीजें लिक्विड स्टेट में मिलती है और कुछ चीजें जो होती है वो बच जाती है और वो जाके बॉटम में बैठ जाता है, उसी को कहा जाता है प्रेसिपिटेट। जैसे बेरियम क्लोराइड को जब सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्शन कराओगे, बेरियम क्लोराइड को सोडियम सल्फेट के साथ जब रिएक्शन कराओगे तो बेरियम सल्फेट जो है वो जमीन में नीचे बैठ जाएगा और सोडियम क्लोराइड जो है वो लिक्विड के फॉर्म में वाटर के साथ घुल जाता है। तो सोडियम सल्फेट सॉरी बेरियम सल्फेट जो होता है उससे वो क्या बनता है, प्रेसिपिटेट बनता है। और वो कैसे दिखता है, क्योंकि वो व्हाइट कलर का होता है, पत्थर जैसा नीचे बैठा हुआ दिखता है। तो ये आई होप ये वाला बात समझ में नहीं आ गया जी। इसके अलावा आप और एक चीज सीख सकते हो कि स्मेल में भी चेंजेस हो सकता है।
इसमें नया नया स्मेल भी प्रोड्यूस हो सकता है। जैसे मैंने बताया था आपको कि CH3COOH को CH3CH2H5OH के साथ रिएक्शन कराओगे तो आपको फ्रूटी स्मेल मिलता है, यानी फल ना फ्रूट्स का स्मेल होता है ना, वैसा स्मेल मिलता है। ये जब आप लोग 11th या 12th में जाओगे तो वहां पे रिएक्शन पढ़ोगे एसिड और अल्कोहल। एसिड और अल्कोहल को जब रिएक्ट कराओगे ना तो आपको वहां से जो एक नया कंपाउंड मिलता है उस ईथर टाइप का, ईथर है ना, तो वो क्या होता है, उसका एक अलग ही स्मेल होता है। क्लियर हुआ बात? तो ये अब आते हैं कि केमिकल रिएक्शन तो मैंने समझा दिया आपको, अब समझना है कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है। तो अभी तक जो एग्जांपल मैं लिख रहा था, तो केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या था कि कुछ चीजों को लिया और उसको कोई कंडीशन दिया, उस जो कंडीशन में वो रिएक्ट करे उसके बाद कुछ बन रहा था। ये पूरे प्रोसेस को हम लोग बोल रहे थे केमिकल रिएक्शन। लेकिन उस रिएक्शन को अगर आप लिख रहे हो, रिप्रेजेंट कर रहे हो, या तो कोई सिंबल का यूज करके या फिर एक लैंग्वेज के फॉर्म में उसे लिख रहे हो, तो उसे हम लोग कहते हैं केमिकल इक्वेशन। यानी केमिकल इक्वेशन इज अ सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूला ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। यानी रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकों और सूत्रों के रूप में दर्शाने का तरीका रासायनिक समीकरण कहलाता है। इसमें जो अभिकारक होते हैं यानी रिएक्टेंट होते हैं उनको बाएं साइड में लिखते हैं, उसके बाद एक एरो का साइन देते हैं, तीर का निशान देते हैं, और जो प्रोडक्ट होता है उसको उस तीर के निशान के दाहिने साइड में लिखा जाता है। यानी अगर ध्यान से देखोगे तो ये रिएक्टेंट है और यहाँ पे किस कंडीशन में वो रिएक्शन हो रहा है वो, और उसके बाद ये क्या मिलता है हमको, प्रोडक्ट मिलता है। जैसे एग्जांपल के लिए जब आयरन सल्फाइड को, मतलब आयरन और सल्फर के रिएक्शन से बनता है, इसको जब HCl के साथ रिएक्शन करा दो, यानी इसमें क्या डाल दो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना, तो बनता क्या है, तो ये बन जाता है FeCl2, यानी फेरस क्लोराइड और हाइड्रोजन सल्फाइड H2S गैस मिलता है। ये जो गैस है ना, इस गैस को आप कैसे पहचानोगे, तो ये गैस सड़े हुए अंडे के जैसा क्या करता है, स्मेल करता है। यानी ये देखो हमने क्या कहा कि फेरस सल्फाइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मिला दिए, मिलाने के बाद कुछ नया बना, क्या बना, तो फेरस क्लोराइड और हाइड्रोजन सल्फाइड। तो ये इनको हमने क्या किया, देखो वर्ड में लिख दिया। मैं बोल रहा हूं एक लैंग्वेज के फॉर्म में और उसको मैंने सिंबल और फॉर्मूला के फॉर्म में जब लिखा, तो जब बोल रहा था तो केमिकल रिएक्शन उस प्रोसेस में था पूरा, और जब उसको ऐसे लिख दिया, रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये केमिकल इक्वेशन हो गया। समझ आया कि नहीं? जी बिल्कुल। अब आते हैं कि ये जो केमिकल इक्वेशंस होते हैं इनको बैलेंस करना होता है। इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, उसे पहले समझो कि व्हाट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन पूछा जाता है, और वैसे आपको पता भी होना चाहिए। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन इज द प्रोसेस ऑफ making the number of atom of each element equal on both side of the equation, that is in reactant and product। आसान भाषा में अगर बोले तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी एटम रिएक्टेंट में हैं उतने ही एटम जो है वो प्रोडक्ट में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक लॉ आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी मास इज नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो अगर मास क्रिएट नहीं कर सकते, मास को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, तो अगर हमने 1 केजी आलू को यूज किया है तो प्रोडक्ट जो उसका बनेगा वो भी 1 केजी का होना चाहिए। लेकिन आप बोलोगे सर वो तो होता नहीं है, क्यों? तो जो चीजें लॉस हो गई उनको भी हमें क्या करना पड़ेगा, राइट साइड में दिखाना पड़ेगा। क्योंकि लॉस हुआ होगा तो मान लो उसका पानी निकल गया, तो जितना पानी निकला उस पानी को, वो पानी भी क्या होगा, हमें प्रोडक्ट में उसको लिखना पड़ेगा। समझ में आया? जैसे एग्जांपल के लिए जिंक को जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ
रिएक्शन कराया जाता है तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस का क्या होता है, इवोल्यूशन होता है। बट ध्यान से आप यहां देखो तो एक बात समझ में आएगा कि क्या जिंक देखो, अगर इस साइड में कितने जिंक हैं और इस साइड में कितने जिंक हैं, पहले ये देखना है आपको। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग बैलेंस करने के लिए कुछ तरीका लगाते हैं और कौन कौन सा तरीका हमें यूज करना है ये भी समझते हैं इस इक्वेशन। तो जिंक प्लस H2SO4 जो है वो क्या बन गया, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस बन गया। अब ध्यान से देखो, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, सबसे पहला काम आपको ये करना है कि जो भी एलिमेंट दिया गया उसको पहले बॉक्स के अंदर फिल कर लो। एनसीईआरटी में इस तरीके से बताया गया है, बट आपको मैं समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूं ताकि ये समझ में आए। क्लियर है बात? तो जब भी इसको आपको बैलेंस करना है तो पहला तरीका है इसको ऐसे लिख लिया। अब काउंट करो, एलएचएस में काउंट करो और आरएचएस में भी जरा एक बार ध्यान से देखो। एलएचएस किसको बोल रहे हैं, एरो के जो बाएं साइड है उसको एलएचएस और एरो के दाएं साइड में उसको आरएचएस। तो यहाँ पे जिंक कितना है, एलिमेंट और एक तरफ एलिमेंट रख लो। तो एलिमेंट में कौन कौन है, एक है जिंक, एक है हाइड्रोजन, एक है सल्फर, एक है ऑक्सीजन। यही है ना जी, बिल्कुल यही सारे हैं। तो जिंक कितना है, इधर एक है, इधर भी एक जिंक है, ठीक है। हाइड्रोजन इधर कितना है, इधर दो हाइड्रोजन है और इधर भी देखो ध्यान से तो दो ही हाइड्रोजन है। इधर सल्फर देखोगे तो एक सल्फर है, इधर सल्फर देखोगे तो इधर भी एक ही सल्फर है। इधर ऑक्सीजन देखोगे तो चार ऑक्सीजन है, इधर भी अगर आप ऑक्सीजन देखोगे तो इधर भी चार ऑक्सीजन है। यानी ये रिएक्शन तो पहले से ही क्या है, बैलेंस है। इसका मतलब इसे बैलेंस करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे एलिमेंट राइट हैंड साइड में तो आएंगे ही आएंगे, वो सारे एटम उधर तो मिलेंगे ही मिलेंगे। और तो ये तो पहली बात है, नहीं मिलेगा तो रिएक्शन ही नहीं है वो। और अगर है तो दूसरी चांस में क्या देखना है कि इधर जितने हैं उधर भी उतना ही होना चाहिए, और अगर नहीं है तो उसे बराबर करो। एक और एग्जांपल मैं लेता हूं तो समझ में आएगा। जैसे H2 प्लस O2 ये मिलके बनता है H2O, ये बन गया। एक और केमिकल इक्वेशन है ये, बोलो बिल्कुल है सर। अब इसे जरा ध्यान से देखो, इधर हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ध्यान से समझिएगा, ये एलिमेंट हो गया। अब लेफ्ट हैंड साइड देखो एंड राइट हैंड साइड देखो, ध्यान से देखना। तो पहले ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, तो ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में कितना है, दो है, राइट हैंड साइड में एक है। इधर हाइड्रोजन दो है, इधर भी हाइड्रोजन दो है। अब बोलोगे क्या सर ये इक्वेशन बैलेंस्ड है, बोलोगे बिल्कुल नहीं है बैलेंस। बोलो क्यों नहीं है बैलेंस, तो इसलिए बैलेंस नहीं है क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में जो ऑक्सीजन है वो दो है, जबकि राइट हैंड साइड में जो ऑक्सीजन है वो मात्र एक है। देखो ये वाला में ही चेंज है, जबकि इधर तो सेम है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इधर भी ऑक्सीजन को दो करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप इधर ऑक्सीजन को दो किया तो अब देखो, तो ऑक्सीजन तो दो हो गया, इधर भी ऑक्सीजन दो हो गया, लेकिन इससे एक प्रॉब्लम हो गया कि हाइड्रोजन पहले दो था और दो गुना और बढ़ गया, तो दो गुना अब चार हाइड्रोजन हो गया, इधर दो ही हाइड्रोजन था तो इसको भी दो गुना कर दो, तो देखो इधर भी चार हाइड्रोजन हो गया। तो ये जो इक्वेशन अब बना ये हो गया हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन। लेकिन ये तो हो गया आपको एक तरीके से दिखा, इसके अलावा इसके स्टेट को भी लिखना पड़ेगा। अगर आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख रहे हैं तो ये हाइड्रोजन जो है वो गैस फॉर्म में मिलता है, ऑक्सीजन भी गैस फॉर्म में है और वाटर जो है वो लिक्विड फॉर्म में है। अब ये पूरा का पूरा बैलेंस हुआ। तो यानी आपको क्या करना होगा, जब भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना होगा तो पेंसिल से पहले आप क्या करना है, इसको करना। और जैसे ही मान लो चेंज हो गया तो आपको फिर उसे मिटा के फिर चेंज कर सकते हो, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप एक बार में सही कर पाओगे, क्योंकि ये हिट एंड ट्रायल मेथड है। इसका जो ऑन द प्रोसेस मेथड होता है ऑक्सीडेशन प्रोसेस से करते हैं और वो बहुत लंबा प्रोसेस है, 11th में पढ़ना होता है और एक नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो आपको हिट एंड ट्रायल से करना ज्यादा आपके लिए यूजफुल भी और जरूरी भी है। ठीक है, तो पहला तो आपको पेंसिल से करना है। और दूसरा
जब भी आप लोगे तो प्लस मत कर देना कि एक एलिमेंट जोड़ दिए, नहीं, आपको वो मल्टीप्लाई मल्टीपल में ही लेना पड़ेगा। क्योंकि समझ में आया बात ना? बिल्कुल। तो इसलिए हमने ये काम कर दिया। अब क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ये देखो, ये वर्ड इक्वेशन लिखा गया है, तो सबसे पहले इसको हम लोग क्या में लिखते हैं? सबसे पहले इसको लिखते हैं हम लोग सिंबल ऑफ फॉर्मूला मेथड में, उसके बाद इसको बैलेंस करेंगे। जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन को हम लोग H लिखते हैं, बट हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में होता है। और क्लोरीन है, क्लोरीन Cl होता है। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? HCl बन जाएगा। क्या बनेगा? HCl बन जाएगा। तो अब कैसे होगा बताओ? इधर तो Cl बना होगा ना? हाँ, H2 प्लस Cl2 हो गया HCl। ठीक है, अब ये क्या बनेगा बताओ? ये क्या बनने वाला है? तो इसे 2 इधर कर दोगे तब देखो दोनों साइड सेम सेम हो गया। उसी प्रकार से बेरियम क्लोराइड, तो BaCl2 बेरियम क्लोराइड हो गया, प्लस एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 3 एल्युमिनियम सल्फेट हो गया। ये क्या बनता है? बेरियम सल्फेट, तो BaSO4 बेरियम सल्फेट, और एल्युमिनियम क्लोराइड यानी AlCl3। अब इसे आपको बैलेंस करना है तो सिंपल, देखो इधर इधर बेरियम एक है, इधर भी बेरियम एक है, इधर क्लोरीन, इधर एल्युमिनियम को देख लो 2 है, इधर एल्युमिनियम एक है, तो एल्युमिनियम को क्या करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ जरूरी नहीं है कि हर बार ऐसा ही होगा। अब देख लो इधर जैसे करोगे, क्लोरीन हो गया 3 दूना 6, तो इधर क्लोरीन कितना है? इधर क्लोरीन जो है 2 ही है, तो इधर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो 3 दूना 6। अब बेरियम हो गया इधर कितना? 3, तो इधर बेरियम को 3 कर दोगे तो सल्फर हो गया 3, तो सल्फर यहाँ कितना है? ध्यान से देखो तो सल्फर यहाँ पे एक ही है, नहीं 3 यहाँ भी सल्फर है, देखो SO4 3 है। ठीक है, SO, अच्छा, तो और SO4 भी 3 टाइम्स में, तो इधर भी ठीक है। अब देखो ये हो गया बैलेंस। ठीक है, इसी प्रकार से सोडियम, तो सोडियम होता है Na प्लस वाटर मतलब H2O। ये क्या मिल गया? सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH, और हाइड्रोजन का मतलब H2। अब बोलोगे सर ऐसा आप क्यों लिख रहे हो, है ना, कि आप Na लिख रहे हो वहां पर H2 लिख दिया? क्योंकि जब रिएक्शंस होते हैं ना तो वो H2 होता है, Cl2 वो अकेले एग्जिस्ट नहीं करता। हाइड्रोजन हमेशा H2 के फॉर्म में मिलता है। H रहेगा ना वो तो रिएक्शन करके तुरंत वो H2 बना लेगा। H जब होता है उसे बोलते हैं नेसेंट हाइड्रोजन। ठीक है, आगे हम लोग चर्चा करेंगे इसके बारे में। अब इसमें नाइट्रोजन एक तो यहाँ भी एक है, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ भी हाइड्रोजन कितना है? 2 और 1 3 हो गया। ऑक्सीजन यहाँ पे एक है, यहाँ पे ऑक्सीजन एक है, तो गड़बड़ किसमें है? हाइड्रोजन में। हाँ, तो ऑक्सीजन को तो कैसे करोगे? सोडियम भी एक है, हाइड्रोजन यहाँ एक है, तो अगर यहाँ 2 कर देते हो तो अब 2 ऑक्सीजन भी हो गया, तो यहाँ भी ऑक्सीजन को 2 कर दो, बस हाइड्रोजन यहाँ 4 हो गया, और यहाँ तो 2 और 2 4 हो गया। चलो अब ये हो गया देखो। तो ऐसे हिट एंड ट्रायल करोगे, मैं एक ही बार कर रहा हूं और ये हो जा रहा है, बट ये जरूरी नहीं है कि आप एक बार में हो जाएगा, तो आपको पेंसिल से लिख के इसको क्या करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। तो आज का एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब साइंस पढ़ते हैं तो हमें बहुत गलतफहमी हो जाती है, बट मार्टिन एच फिशर ने एक बात कहा कि जो फैक्ट्स आर नॉट साइंस एज द डिक्शनरी इज नॉट लिटरेचर। क्या आप डिक्शनरी को लिटरेचर कह सकते हो? बोलो नहीं सर। तो आप फैक्ट को साइंस कैसे कह सकते हो, है ना? साइंस जिस प्रकार से लिटरेचर का एक छोटा सा डोमेन है उसे कहते हैं डिक्शनरी, उसी प्रकार से साइंस के कुछ स्पेसिफिक रिजल्ट होते हैं वो होते हैं फैक्ट। तो इसी तरीके से जिंदगी में कभी किसी फैक्ट को साइंस मत मानिए। हाँ, उस वो फैक्ट एक स्पेशल केस के लिए सही हो सकता है, एवरेज के लिए या ऑल ओवर के लिए नहीं है, बड़े डोमेन के लिए नहीं, छोटे डोमेन के लिए होता है। बट जब हम ऐसे बोलते हैं तो हमको लगती है हमारा डोमेन बहुत लार्ज हो गया है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं बताने वाला हूं टाइप्स ऑफ रिएक्शन क्या होते हैं, है ना? अलग अलग टाइप के 4-5 टाइप के रिएक्शन क्या होते हैं, और अलग अलग रिएक्शन के एग्जांपल एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ये सब कुछ मैं चर्चा करने वाला हूं अगले वीडियो में। तब तक
आज के लिए इतना ही। आप लोग रिवाइज करते रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपने आस पड़ोस का ध्यान रखिए और सबको मदद करते रहिए, क्योंकि आप दूसरे को मदद करेंगे तो ही सारा लोग खुशहाल रह पाएंगे। अपने बारे में बिल्कुल। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।